गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको मेटलर्जी के उन टॉपिकों के बारे में बता रहा हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीआईटी, बिट्स पिलानी, जेई मेंस एंड जेई एडवांस, नीट, एनी एग्ज़ाम related to जेई एडवांस एंड जेई मेन काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेटलर्जी के उन टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आपको मैं सबसे शॉर्ट वे के अंदर उन टॉपिकों के बारे में बताऊंगा। हर टॉपिक के बारे में एक लाइन ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ। चलो अपन अभी स्टार्ट करते हैं कि वो टॉपिक कौन से हैं जो मेटलर्जी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उनको अपन एक एक लाइन के अंदर कवर करते चलेंगे। साथ में आप लिख भी सकते हैं। इसको लिखे तो आपकी मर्ज़ी, न लिखे तो आप इसको ध्यान से समझना ज़रूर, और इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना जिससे कि आपको परेशानी न हो। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइज, अब अपन स्टार्ट करते हैं उन टॉपिकों के बारे में। इनका नाम है यानी आसवन यानी डिस्टिलाइजेशन एंड लिक्विडेशन, पॉलिंग, इलेक्ट्रोफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, माउंट प्रोसेस, वेन आर्केल मेथड, क्रोमेटोग्राफी। अब अपन इनमें स्टार्ट करते हैं एक एक शुरू से। तो मैं आपको इनके बारे में जो बताता हूँ। सबसे पहले है अपना आसन पढ़ेंगे अपन। आसन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक लाइन के अंदर इसका आंसर ज़रूर बताया जाएगा। तो आसन में अपने से क्या पूछेगा? आसन में अपने से केवल इतना ही पूछेगा, इसके एग्जाम्पल्स पूछेगा, और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आसन के जो एग्जाम्पल्स है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आसन में आपको जो है 2 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओनली फॉर 2 एग्जाम्पल्स यू कैन गिव 4 मार्क्स इन जेई मेन, जेई एडवांस। तो आसन के अंदर वो जो 2 एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उनको ध्यान से देखना। तो उनका नाम है, एक तो जिंक और दूसरा है पारा। जिंक और पारा। तो जिंक और पारा जो है वो आसन के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको आसन विधि से जो है अपन एसोसिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी उसके और से जो अपन सेपरेट कर सकते हैं, यानी अयस्क से धातु यहाँ से अपन प्राप्त कर सकते हैं। किन किन के लिए? जिंक और पारे के लिए, अर्थात अपन यहाँ पे लिख देते हैं जेडन एंड एच जी। ओके गाइज, अब अपन आगे बात करते हैं। आसन अपना केवल 2 एग्जाम्पल से कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लिक्वेशन की, अर्थात मेल्टिंग प्रोसेस होता है। ये एक मेल्टिंग सेपरेशन होता है, यानी इसको गलाकर जो है, जो अयस्क होता है उसको गला के जो है अपन मेटल प्राप्त करते हैं यहाँ से। तो इसमें भी केवल इन सभी में जो आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल एंड रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेटलर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट यही है। एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए एंड रिएक्शन सारे याद होने चाहिए। रिएक्शन गिनती की रिएक्शन है, कोई 5-6 रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
एंड आपको एग्ज़ाम्पल भी इतने कुछ हार्ड है नहीं, तो अपन बात कर लेते हैं, लेकिन आप ध्यान से ये वीडियो देखोगे तभी। अपन बात करते हैं द्रवीकरण। द्रवीकरण के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो क्या है? तो द्रवीकरण के अंदर 3 एग्ज़ाम्पल हैं: टिन, लेड, बिस्मथ। टिन, लेड, बिस्मथ। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत न हो और आप आसानी से उसको जो है पढ़ सकें, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्रवीकरण के लिए एंड लिक्वेशन के लिए। तो लिक्वेशन के लिए कौन कौन लेंगे अपन? टिन, लेड एंड बिस्मथ। आप ये जो है अपनी कॉपी में या फिर अपने नोट्स में या फिर आप एक नई हेडिंग डाल के वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और इन एग्ज़ाम्पल्स को ज़रूर नोट कर लेना। इनसे बाहर जो है वो आपको एक भी एग्ज़ाम्पल जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही तरीके से ढूंढे गए हैं और इनको बहुत ही बड़े हाई फैकल्टी कोचिंग्स के द्वारा ये जो है बताए गए हैं, इसलिए आप इनको जो है इग्नोर न करें और इनको नोट कर लें। अब अपन आगे बात करते हैं दंड विलोडन की। दंड विलोडन यानी पोलिंग। हाय गाइज, मैं हिंदी इसमें देख कर ही बता रहा हूँ, मुझे हिंदी आती नहीं है, इसलिए आप इंग्लिश के ऊपर भी कंफर्टेबल रहें। और अब जो अपन आगे जो है बात करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है पोलिंग के अंदर, फिर भी मैं हिंदी देख देख के पढ़ा रहा हूँ आपको। हिंदी मुझे आती नहीं है, इसलिए मैंने बुक की सहायता ली है हिंदी के लिए। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि हिंदी का यही एक तरीका है। तो पोलिंग हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन केवल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, न कोई थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अपने को। आपको थ्योरी के 1% पे आवश्यकता नहीं होगी। थ्योरी जो होगी वो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखते। दंड विलोडन के एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या होता है आखिरकार। इससे पूरी प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन प्रोसेस याद रखेंगे तो अपन भूल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपन 1 मंथ जो है वो अपन याद रख सकते हैं इसको, इसलिए अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो दंड विलोडन के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें कॉपर ऑक्साइड की जो है वो अशुद्धि पाई जाती है। फिर उसका जो है अपन विलोडन करके अर्थात पोलिंग करके उसको हिला के जो है एक लकड़ी की सहायता से उसको, यानी अर्थात ऐसा इसमें कुछ प्रक्रम होता है, तो उसको हिला के लकड़ी को अपन जो है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जो है शुद्ध कॉपर जो है प्राप्त करते हैं, तथा कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि को जो है यहाँ से दूर किया जाता है। ठीक है गाइज, अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, ये मोस्टली जो है वो कॉपर ऑक्साइड के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो पोलिंग की जो अपन बात करें, ठीक है, तो पोलिंग के एग्जाम्पल हो गई। इसमें CO2 की अशुद्धि पाई जाती है, यानी ये मोस्टली जो है कॉपर के लिए जो है यूज की जाती है। पोलिंग यूज होती है कॉपर के लिए, तथा इम्प्योरिटी इसमें जो अशुद्धि होती है, यानी जो इसमें इम्प्योरिटी होती है वो SO2 की एंड AS2O3
की पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो इम्प्योरिटी पाई जाती है यानी कॉपर के लिए वैलिड होता है। कॉपर के लिए जो है अपन इसको तांबे के लिए जो लगाते हैं तथा इसमें अशुद्धि SO2 और AS2O3 की जो अशुद्धि है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तथा इसमें क्या होता है, जो ग्रीन वुड होती है उससे जो है जो गैसें होती हैं वो मेटल ऑक्साइड का अपचयन कर देती हैं तथा ये अशुद्धियाँ जो है वो इम्प्योरिटी जो है वो गैस रूप के अंदर जो है वो अलग हो जाती हैं यानी सेपरेट हो जाती हैं। अपने को थ्योरी के ऊपर कमांड नहीं रखना है, अपने को मेन फोकस रखना है एग्जाम्पल्स के ऊपर। थ्योरी याद नहीं रख सकते अपन इतनी। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी शोधन। तो इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, ये भी जो है कॉपर के लिए वैलिड होती है। किसके लिए वैलिड होती है? कॉपर के लिए ही जो है वैलिड होती है। इसमें कॉपर का ही एनोड बनता है, कॉपर का ही एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, A फॉर एनोड एंड A फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी वोवल से वोवल मिल गया, ये ट्रिक हो गई एनोड की और इसकी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है आखिरकार। इसमें देखो विद्युत अपघटनी शोधन विधि होती है। हाँ, इसको अपन जो है इसमें ये प्रोसेस होती है पूरी, आप देख सकते हैं, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ये जो है कॉपर एंड जिंक के लिए ही लागू होती है। तो इसके मेन एग्जांपल क्या हो गए? कॉपर एंड जिंक। तो इसमें एनोड पर ही कॉपर होता है, कैथोड पर भी कॉपर होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। A फॉर एनोड एंड वोवल वोवल मिल गए, A भी वोवल है, O भी वोवल है, ऑक्सीडेशन में O पहला अक्षर तथा एनोड में A पहला अक्षर, वोवल वोवल मैचिंग, ऐसे अपने इसको याद रख सकते। कैथोड में कांस्टेंट, तो कैथोड में क्या होता है? अपचयन। ठीक है, इस तरीके से जब अपन याद रख सकते हैं। कैथोड में रिडक्शन, मतलब कैथोड का पहला अक्षर C है, वो भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो रिडक्शन में R पहला अक्षर है, वो भी क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस हो गई। ठीक है, इसमें जो है वो इन अशुद्धियों को जो है आसानी ये एनोड पर जमा हो जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अशुद्धियाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितने की आवश्यकता है। बस इतना और याद रख लो, विद्युत अपघटन इसमें CuSO4 प्लस तनु H2SO4 इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं क्षेत्रीय परिशोधन प्रोसेस। क्षेत्र परिशोधन, जोन रिफाइनिंग जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। आपको जो है जोन रिफाइनिंग ही याद रखना है, क्योंकि कई बार इंग्लिश वर्ड भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप जोन परिष्करण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें जो है कौन कौन सी मेटल उपयोग में होती हैं? इसके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो एग्जाम्पल याद रखने इसके लिए। ठीक है, जोन परिष्करण एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसमें ये एग्जाम्पल नहीं था, कोई और एग्जाम्पल देके अपने को एग्जाम्पल दिया गया था, उसमें किसी और प्रोसेस का पूछा ही गया था। ठीक है, अब वाष्प परावस्था परिष्करण की विधियां हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाष्प परावस्था परिष्करण। इसमें मोंड प्रक्रम होता है पहला। तो मोंड प्रक्रम के अंदर क्या होता है? निकल धातु के लिए होता है। ये देखो आप यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट में बंद है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, स्टार भी लगा हुआ है इसके ऊपर।
और ये जो है वाष्प प्रावस्था परीक्षण के जो तो ये निकल के लिए होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी, निकल के लिए होता है। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निकल वाला जो कॉम्प्लेक्स है। इससे क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इससे, और दोबारा पूछे जाने की भी 100% संभावना। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस होती है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कुछ नहीं, इस रिएक्शन में 1 मोल NI के लिए 4 मोल CO के लिए, और NiCO4 बन गया। फिर इसको वापस अपन ने इसको वापस हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, और निकल और CO बन गए। पहले अशुद्ध निकल था, उसको अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स को फिर वापस तोड़ के फिर निकल बना लिया। ये होता है मोड प्रक्रम। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन आगे बात करते हैं 1 आर्केल प्रोसेस की। 1 आर्केल विधि, इसमें जो है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए लागू होता है। इनकी अभिक्रिया जब अपन हाई टेम्परेचर पे आयोडीन से करवाते हैं तो अपने को जिरकोनियम आयोडाइड प्राप्त होता है, तथा वहाँ से जो है टंगस्टन जिसको अपन बोलते हैं, टंगस्टन की उपस्थिति के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको जिरकोनियम में तोड़ लिया जाता है और शुद्ध जिरकोनियम जो है प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो है ये प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बिना किसी दिक्कत के। अशुद्ध जिरकोनियम और टाइटेनियम को पहले हाई टेम्परेचर पे अपन आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर जिरकोनियम आयोडाइड प्राप्त करते हैं, फिर जिरकोनियम आयोडाइड से टंगस्टन की उपस्थिति में शुद्ध जिरकोनियम प्राप्त कर लिया जाता है। बस यही होती है इसकी प्रोसेस। ओके गाइज, बस आज के लिए यही 4-5 टॉपिक थे जिनको अपन ने पढ़ लिया है। आप जो है इनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है गाइज, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसको आप डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हैं आराम से घर पे बैठ के। अब बच्चों के एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना के और शॉर्ट ट्रिक्स यानी शॉर्ट रूप में जो आपको बताया है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आपके पास में है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके ये आपके लिए बनाए हैं शॉर्ट रूप में, और काफ़ी टीचर से पूछ के ये सब किया गया है। इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें और बढ़िया स्कोर करें JEE मेन में एंड JEE एडवांस में। हाँ, एक JEE एडवांस के लिए आपको एक बात और बता देता हूँ मैं। JEE एडवांस के लिए आपको ये जो रिएक्शंस आपके सामने हैं इनको भी आपको याद रखने की काफ़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि JEE एडवांस में केवल एग्ज़ाम्पल से काम नहीं चलेगा, उसमें रिएक्शन एग्ज़ाम्पल थ्योरी भी आनी चाहिए। पहले तो अपने को JEE मेन की ही एग्ज़ाम देनी है, इसलिए अपन पहले JEE मेन के लिए ही आप बढ़िया प्रिपरेशन करें। JEE मेन में हो गया तो अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो JEE मेन और एडवांस कर लेगा यानी उनके सवाल कर लेगा वो नीट तो आराम से क्लियर कर लेगा। इसलिए आप JEE मेन के सवाल निकालिए, नीट वालों को भी यही करना होगा मेरा। और JEE एडवांस के ऊपर भी JEE एडवांस न करें, लेकिन कम से कम JEE मेन ज़रूर करें नीट वाले विद्यार्थी भी, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। और जो JEE मेन वाले हैं वो JEE एडवांस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि JEE मेन फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइज, पढ़ते रहना हमेशा और बढ़िया स्कोर करना। थैंक यू।